मेरे दोस्तों और मेरे बच्चों, आप लोगों को पता होगा कि हमारा देश एक पॉजिटिव चेंज से गुजर रहा है और उन सारी पॉजिटिव चेंजेस में एक हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी है। मैं आज इस एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बात करना चाहूँगा आप लोगों से, और इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी की पॉइंट्स के बारे में गिनवाने नहीं आया हूँ। इसको इफ़ेक्टिव कैसे बनाया जाए और इसकी एग्जीक्यूशन कितनी फास्ट हो और कितनी प्रॉब्लमलेस हो, बिना दिक्कत का इसकी एग्जीक्यूशन हो जाए, जल्दी एग्जीक्यूशन हो, किसकी भागीदारी फिक्स किया जाए और कौन कौन से लोग और कौन कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें महत्वपूर्ण काम है। एक तो ये हो गया। दूसरी बात कि मैं ये भी बताऊंगा कि फूड फॉर थॉट एजुकेशन में क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तीसरी बात कि एग्जिस्टिंग एजुकेशन पॉलिसी को चेंज करने की क्यों ज़रूरत आन पड़ी, इसके बारे में भी बात करेंगे मेरे दोस्तों। सबसे पहले एग्जिस्टिंग एजुकेशन पॉलिसी को चेंज करने की कितनी बड़ी आवश्यकता थी और क्यों चेंज करना था, इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ ले लेते हैं एंड देयर आफ्टर क्विकली वी विल गो ऑन दी फूड फॉर थॉट एंड इसको इफेक्टिव कैसे बनाएं। मेरे दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम 1600 ईस्वी से ही था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आते ही कंपनी ने सारी चीज़ों पे अपना आधिपत्य जमा लिया था और हमारी जो जितनी सारी सिस्टम्स थी वो प्रॉपरली ऑटोनोमस काम नहीं कर पा रही थी। 1833 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक रेजोल्यूशन पास हुआ जिसका नाम था चार्टर एक्ट ऑफ 1833, और उसमें इंडियन लॉ कमीशन, फर्स्ट इंडियन लॉ कमीशन का गठन किया गया था और उसमें चेयरमैन, इंडियन लॉ कमीशन का चेयरमैन लॉर्ड मकॉले नामक एक व्यक्ति को बनाया गया, जो व्यक्ति ब्रिटिश का एक इतिहासकार था, साहित्यकार था और सोशियो पॉलिटिकल चीज़ों पे लिखता था। उसी समय ये डिसाइड किया गया अंग्रेजी हुकूमत में कि इंडिया पूरी आधिपत्य हो गई है हमारा अंग्रेज़ों का, और वहाँ पे फ्रीली ब्रिटिशर्स रह सकते हैं और गवर्नर जनरल भी इंडिया का एक ही होगा। हर प्रांतों का पहले एक एक डिफरेंट हुआ करता था। उस समय 1833 के चार्टर एक्ट में दो निर्णय लिया गया था, एक लॉ कमीशन लॉर्ड मकॉले का और दूसरा ये कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एक ही होगा और इंडिया का फर्स्ट गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम वेंटिक बना। दूसरी बात कि लॉर्ड मकॉले को एक इंटेंट से मंसूबा, जो अंग्रेजी हुकूमत की मंसूबा थी कि लॉर्ड मकॉले अंग्रेजी को का प्रसार करेगा इंडिया में जाके और इंडियन एजुकेशन सिस्टम को ध्वस्त करेगा ताकि अंग्रेजी का प्रसार हो सके। ऐसा ही हुआ मेरे दोस्तों। 1834 में लॉर्ड मकॉले की सिलेक्शन हो गई एज ए चेयरमैन ऑफ इंडियन लॉ कमीशन और वो आया यहाँ पे, और उसके बाद उसने ये डिसाइड किया कि मिनट्स ऑफ लॉर्ड मकॉले इन 1835 में हिस्ट्री में मौजूद है, और उसने ये बोला कि ये अंग्रेजी हुकूमत के लिए कतई संभव नहीं है कि सारे भारतीयों को अंग्रेज़ी सिखाया जाए, क्योंकि उसके मुताबिक वो काफ़ी स्टिग्मेटिक था। उसको लगता था कि अंग्रेज़ी सिस्टम बहुत ही सुपीरियर है और इंडियन पॉपुलेशन कोप अप नहीं कर पाएंगे उसको। तो उसकी मंसूबा थी, मिनट्स में ये लिखा गया है कि मुट्ठी भर लोगों को, कुछ लोगों को सिखाया जाएगा अंग्रेज़ी, जो कि इंडियन पॉपुलेशन और अंग्रेज़ी हुकूमत के बीच एक इंटरप्रेटर का काम करेंगे, और वो लोग अपने रगों में दौड़ते हुए खून और कलर में तो भारतीय होंगे, लेकिन उनके इंटेंट, उनके थॉट प्रोसेस, उनकी आइडिया और उनके इंटेलेक्ट सारे ब्रिटिश होंगे, अंग्रेजी होगी। ये थी गंदी मंसूबा। उसने ये भी रेकमेंड किया था कि अंग्रेजी हुकूमत एजुकेशन पे, इंडिया में एजुकेशन पे होने वाले सारे खर्चे को, एक्सपेंसेस को रीएलोकेट करे और अंग्रेजी एजुकेशन पे खर्च करे ताकि अंग्रेजी का प्रसार हो। और उसने इंडिया के जितने सारे संस्कृत और अरेबिक कॉलेजेस थे उसमें बच्चों को स्टाइपेंड बंद कर दिया और उनको जो भी सब्सिडी मिलती थी वो सारा बंद कर दिया। यहाँ तक कि संस्कृत और अरेबिक
कि प्रिंटिंग, बुक्स के प्रिंटिंग बंद कर दिया गया, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस तब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ही था। आपने देखा इस ब्रीफ स्टोरी से, ये इट वॉज मोर ऑफ ए हिट स्टोरी देन एन एजुकेशन सिस्टम। आपने देखा कि इस स्टोरी से ये पता चलता है कि ये एजुकेशन सिस्टम नहीं बनाया गया था, देश को, हिंदुस्तान को गुलाम करने की एक और बेड़ियां थी। बेड़ियों में एक एड ऑन था कि एक और तरीका दिया जाए ताकि इनका मानसिकता खराब हो जाए, इनकी एजुकेशन सिस्टम खराब हो जाए और ये और भी गुलाम हो जाए। ये देखिए कि जब इस तरह की इम्पोजिशन थी तो 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उसी के साथ इसको ख़त्म हो जानी चाहिए थी मेरे दोस्तों। लेकिन हमारे लोगों को ये समझ में नहीं आया कि, क्योंकि उसमें से, मेरे समझ से, मैं किसी के अगेंस्ट में बोलना नहीं चाहता, लेकिन मेरे समझ से तब लोग जो हुकूमत में थे, जो डिसाइड कर सकते थे, जो पॉलिसी, उनके पास टाइम नहीं था, उन्होंने पेन नहीं लिया कि एक इम्पोजिशन थी और हमें वापस अपनी एजुकेशन सिस्टम पे वापस लौट जाना चाहिए। उन्होंने इस एजुकेशन सिस्टम को और कंफ्यूज किया, एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल में डिवाइड करके, मार्क्स की फ्लेक्सिबिलिटी देके, एंड हियर एंड देयर सम मोर थिंग्स टू कंफ्यूज द इंडियन पॉपुलेशन। इस देश को 73 साल लग गए मेरे दोस्तों। ये न्यू पॉलिसी एक बहुत ही अच्छी पॉलिसी है। और एक चीज़ देखिए, इस ब्रीफ हेड स्टोरी से आपको ये लग रहा होगा कि ये जितना भी पढ़ा लिखा हम लोगों ने इस दौर में 1835 से अभी तक 29 जुलाई 2020 तक, वो सारे इम्पोजिशन थे। सेंचुरी हो गए जब हमारे देश में कोई इनोवेशन हुआ हो। अभी तक हम सीवी रमन, आर्यभट्ट, रविंद्रनाथ टैगोर जैसे कुछ मुट्ठी भर लोगों को गिनवाते रहते हैं और हम अपने आप पे गर्व करते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि हमारी जो पॉपुलेशन है उसके अनुसार हमारे पास इनोवेशन है? हमारे बच्चे अच्छा कर रहे हैं, उनके थॉट प्रोसेस, कुछ इनोवेटिव थॉट प्रोसेस निकल रहे हैं, कुछ चेंजेस कर रहे हैं, कुछ लॉज को डिफाई कर रहे हैं? नहीं। ये हुआ ब्रीफ हेड स्टोरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ इंडियन एजुकेशन मेरे दोस्तों। अब ये देखा जाए कि इसको, न्यू पॉलिसी को, मैंने बोला था 3 भाग में डिवाइड किया था कि इफेक्टिव कैसे बनाया जाए, फूड फॉर थॉट एजुकेशन के लिए क्या होता है, और चेंज की जरूरत क्या पड़ी। यही चेंज की जरूरत थी जो स्टोरी मैंने हेड स्टोरी बताया। इसके चलते ये बहुत जरूरी था कि इस साजिश से जो साजिश अंग्रेजी हुकूमत ने हमारे ऊपर डाला था साजिश के तहत, उससे बाहर निकले। और वो साजिश धीरे धीरे प्रोपगेट हो रही थी, उनके मंसूबे सच निकल रहे थे, क्योंकि हमारे जनसंख्या, हमारे लोग, हमारे पढ़े लिखे लोग ये भूल गए थे कि हमारी भी कोई संस्कृति है। इस देश में बड़े बड़े विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला, तब हमारे कंट्री हुआ करती थी दोनों मिला के, ये दुनिया के सबसे बड़े यूनिवर्सिटीज़ रहे। और हमारी एजुकेशन सिस्टम कितनी बड़ी थी कि दुनिया को क्या नहीं बताया, सारा कुछ सिखाया हमने। पूरे वर्ल्ड ओवर से नालंदा यूनिवर्सिटी में आते थे लोग पढ़ने के लिए। तो ये हमारी संस्कार थी, लेकिन उसको भी भूलते जा रहे थे। आपने कभी मॉल में अच्छे अच्छे जगहों पे आपने देखा होगा कि माएँ, मदर्स छोटे छोटे बच्चों को अंग्रेजी सिखाते हुए माँ मिलती हैं और बोलती है कि यू वांट सम वाटर, यू वांट जूस, यस यू वांट वाटर। ये दिखाने के लिए कि अंग्रेजी धीरे धीरे हमारे दिमागों पे राज करने लगा था, और ये स्टेटस सिंबल दिखाने के लिए कि आई एम वेरी एजुकेटेड। अंग्रेजी के चलते ये लोग भूल गए हमारी संस्कृति को कि एजुकेशन होता क्या है, और उसको रीजनल लैंग्वेज सिखाओ भैया, अपनी संस्कृति सिखाओ, मातृभाषा सिखाओ पहले, उसके बाद एज ए लैंग्वेज यू कैन लर्न सो मेनी लैंग्वेजेस। नंबर 1, दिस वाज द मेयर कॉज, राइट कॉज, कि इससे हम लोग ऊपर उठे। यही कारण था कि इस सिस्टम को चेंज किया जाए। नंबर 2, कि इसको इफेक्टिव कैसे बनाए। न्यू पॉलिसी काबिले तारीफ है, जितनी प्रशंसा किया जाए वो सारी प्रशंसाएं कम हैं। इसमें रीजनल टच है, हमारे देश की कल्चर के बारे में सोचा गया है। मातृभाषा ही क्यों, रीजनल लैंग्वेजेस को, लोकल लैंग्वेजेस को भी इंट्रोड्यूस किया गया है। ये सिस्टम में ये बोला गया कि कम से कम 3 लैंग्वेजेस, 2 लैंग्वेजेस जिसमें से स्टेट सेलेक्ट करेगा बच्चों के लिए, और हमारी रीजनल लोकल लैंग्वेजेस में 3 लैंग्वेजेस में बच्चों को पढ़ाया जाएगा। ये भी बोला गया कि शिक्षक वहां के लोकल लैंग्वेजेस में पढ़ाएंगे। देखिए कितनी अच्छी व्यवस्था है। जिस देश को हिंदी को, मातृभाषा को इम्पोज करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में
ये लॉ डालना पड़ रहा था कि भैया हमारे जो कार्यालयों में जो संवाद हो, आदान प्रदान हो चीज़ों का, वो हिंदी में हो, और लोग नहीं करते थे। वहीं पे एक पॉलिसी आई जिसमें कि लोकल लैंग्वेजेस को भी इंपॉर्टेंस दिया गया, एंड दैट द स्टेट विल डिसाइड अबाउट दिस। नंबर वन। नंबर टू, नॉट ओनली दिस, कि हमारे बच्चों को छोटे में 6 to 8 स्टैंडर्ड के बच्चे, छोटे छोटे बच्चों को भी अप्रेंटिसशिप की एक आदत दिलाई जाने वाली है, जिसमें कि ये बोला गया है कि इनके पूरे सेमेस्टर्स में, पूरे ईयर में बैगलेस डेज भी होंगे, जिसमें कि इनको पोट्री, आर्ट, पेंटिंग, म्यूजिक, डांस, फिजिकल एजुकेशन, ये सारे में अप्रेंटिसशिप कराई जाएगी और इंट्रोड्यूस कराया जाएगा ये सारी चीज़ों को। काबिल तारीफ है। तीसरी बात ये बोला गया कि डिजिटल एजुकेशन पे ध्यान दिया जाएगा। ये बहुत सारी लिस्ट है। इवन यहाँ पे ये बोला गया, विच आई रियली अप्रिशिएट, कि स्कूल को स्कूल आवर के बाद एडल्ट एजुकेशन के लिए यूज़ किया जाएगा। बिल्कुल सही बात है, हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है और जगह तो बढ़ नहीं रहा है, तो जगह का यूटिलाइज हो, मैक्सिमम यूटिलाइज हो। ये भी बोला गया है कि नेशनल लाइब्रेरीज जो कि आजकल वैकेंट रह रही हैं, वहाँ पे वोकेशनल कोर्सेज किए जाएंगे। वेरी गुड। लेकिन अब प्रॉब्लम यहाँ पे है कि इन सारी चैलेंजेस को, जो नई चैलेंजेस है, हमारे शिक्षक सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हैं इस पूरे चेन में, जहाँ से कि उनके हाथों से ही देश का फ्यूचर गुजरता है। लेकिन किसी शिक्षकों को, माफ़ करना, आई एम नॉट ऑफेंडिंग, किसी शिक्षक को, ये बड़े कम लोग होंगे जिनको अपने आप पे प्राइड होगा कि एक्चुअली आई एम द मेकिंग ऑफ फ्यूचर ऑफ ए कंट्री, हम देश का फ्यूचर बनाते हैं। बहुत कम लोग इस चीज़ को फील कर रहे होंगे। और इसके लिए खामियाजा जो है सबसे बड़ी, जैसा कि मैंने बोला कि महत्वपूर्ण कड़ी जो है शिक्षक है। और इन शिक्षकों का सबसे मेरा ये अपील है कि जितनी सारी अथॉरिटीज़ हैं एजुकेशन सिस्टम को चेंज करने में, उनको सबसे पहला कदम उठाना पड़ेगा कि हमारे शिक्षकों के ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, उनके काम की मॉनिटरिंग, उनके इंस्पेक्शन, सारी पे पहले ध्यान दिया जाए। सारी चीज़ों को रिफर्विश करनी पड़ेगी। टीचर्स एजुकेटेड हैं, उनको ये भी काउंसिल किया जाए, अच्छी तरह से काउंसिल किया जाए, बार बार काउंसिल किया जाए। और ये शुड बी ए रूटीन टू काउंसिल डन ऑन एवरी फोर्टनाइटली, कि आपका जो जॉब है वो आम जॉब नहीं है, इट्स नॉट ए जॉब। टीचिंग इज़ अ वे ऑफ लाइफ, ये तरीका है, जीवन जीने का तरीका है। और आप इतने इंपॉर्टेंट हो कि आप ये डिसाइड करेंगे कि भारत का आने वाला भविष्य क्या होगा। आप ये डिसाइड करेंगे, जब ये डिसाइड करने लगेंगे कि भविष्य, इस देश का भविष्य हमारे हाथों से गुजरता है, और कल के आने वाले न्यूक्लियर रिएक्टर के निर्माता, स्पेस क्राफ्ट के निर्माता, अच्छे अच्छे जो लॉ देंगे पूरी दुनिया को, वो सारे आपके हाथों से गुजरते हैं। तो आज डेली जाके आप शाम को पढ़ेंगे और फिर वापस आएंगे और नई चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करेंगे अपने टीचिंग्स में। मेरे दोस्तों, मैंने ये भी सोचा कि ये जितनी सारी प्रॉब्लम्स है, जितने सारे चैलेंजेस है, उस मैंने बोला कि टीचर्स एक्सेप्ट करने के लिए तैयार, रेडी नहीं है। इसका ब्लेम टीचरों पे नहीं जाता, शिक्षकों पे नहीं जाता, इसका ब्लेम पूरे सिस्टम पे जाता है। पूरे एजुकेशन सिस्टम, मॉनिटरिंग, पॉलिसी, राइट फ्रॉम द बीएड कॉलेजेस टू द एक्चुअल टीचिंग इन द क्लासेस, सारी चीज़ों में प्रॉब्लम्स है। वो सारी चीज़ों को रिफर्विश करना पड़ेगा। आपको पता है कितने सारे आईआईटीज़ हैं, कितने सारे आईआईएम्स हैं इंडिया में? अच्छे इंस्टीट्यूट्स के बारे में सबको मालूम है ना? 100 हॉस्पिटल्स पता है, इंस्टीट्यूट्स पता है। लेकिन ये क्या मालूम है कि कितने सारे अच्छे बीएड कॉलेजेस हैं इंडिया में? किसी को मालूम नहीं है। बीएड कॉलेजों की सर्टिफिकेशन ठीक से नहीं है, उनकी मॉनिटरिंग ठीक से नहीं है। भगवान जाने उस बीएड कॉलेज में बीएड की पढ़ाई भी होती है कि ऐसे सर्टिफिकेट दिया जाता है। दैट गवर्नमेंट विल इंक्वायर एंड दे आर द अथॉरिटी टू डू समथिंग अबाउट इट। वी एज अ कॉमन सिटीजन कैन नॉट हेल्प इट आउट, हम बिल्कुल हेल्प नहीं कर सकते। लेकिन जो दीज आर द ग्रे एरिया, ये ग्रे एरिया है। बीएड कॉलेजेस से लेके एक्चुअल टीचिंग इन द क्लास, शिक्षकों को डेवलप, इस नई पॉलिसी के चैलेंजेस को सस्टेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है। आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि वही इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम
दुनिया के अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में, इंग्लैंड में देखो आप, मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे इंस्टीट्यूट्स दुनिया के बेस्ट इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ की थॉट जन्म लेता है और सारे प्रिंसिपल्स को, सारे लॉज, जितने सारे लॉज हैं उसको डिफाई करते हैं वो लोग। बच्चे, स्टूडेंट्स, उनके थॉट, एक एक अलग अलग थॉट हैं, जब वहाँ से निकलते हैं तो दुनिया पे राज करते हैं, वो चीज़ों का निर्माण करते हैं, इनोवेटिव थॉट प्रोसेस देते हैं, दुनिया को ये बताते हैं कि इसमें, इस रूल में क्या कमी है, डीएनए को कैसे टेस्ट किया जाता है, सारी अच्छी अच्छी चीज़ें वहीं पे होती है। और हमारे देश में क्यों नहीं होती है? बिकॉज आवर टीचर्स आर नॉट एबल टू टीच द स्टूडेंट्स एज हाउ टू थिंक। कैसे सोचना है ये नहीं बता पाते, व्हाट टू थिंक बताते। अंग्रेजों के लिखे हुए किताब, अंग्रेजों की लिखी हुई पॉलिसीज, न्यूटन्स लॉ, आइंस्टाइन्स थियरी, केपलर्स लॉ, कोपरनिकस लॉ, हेसेनबर्ग प्रिंसिपल, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, एवरी प्रिंसिपल, चार्ल्स डार्विन, एवरी काइंड ऑफ साइंटिस्ट आर फ्रॉम आउटसाइड। हम क्या करते हैं, हमारे शिक्षक क्या करते हैं? ये करते हैं कि किताबों की लॉ को बच्चों को रटा देते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट्स फाइन। यदि एक बच्चा को आपने पढ़ा दिया, उसने 10 क्वेश्चन पूछ लिया, तो वो सबसे नोटोरियस स्टूडेंट हो जाएगा उस क्लास की। क्यों? क्योंकि टीचर बोलेगा कि बड़ा क्वेश्चन करता है। उसको ये पता नहीं है कि ये जितने सारे क्वेश्चन को यदि सेटिस्फाई करूं, बिकॉज ही डज नॉट नो अबाउट हिज वर्क, उनको अपने काम के बारे में पता नहीं है, वो बच्चे को तैयार नहीं कर रहे हैं, वो अपनी नौकरी कर रहे हैं। और जब एजुकेशन और शिक्षक नौकरी करने लग जाएंगे, इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कोई चेंज नहीं होगा, इसको इफेक्टिव नहीं बना सकते। एक बच्चा जब क्वेश्चन करता है, लेट्स टॉक अबाउट, जैसे मैंने बोला न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उसको पता नहीं है। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में एक बार टीचर ने बता दिया, और उसमें यदि दूसरा क्वेश्चन आया तो बोला कि भैया यही लॉ है, इसको याद कर लो। क्या करेगा वो लॉ याद करके? उसका क्या भलाई, इस देश का क्या भलाई? वो कल को जाके रोड पे बैलून बेचेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा बैलून में? नहीं लगाएगा। मेरे दोस्तों, मैं यही अपील करना चाहूँगा अपने शिक्षकों से, अपने देश के अथॉरिटीज से, कि इनकी काउंसलिंग हो प्रॉपर, इनकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की व्यवस्था हो। इनको किसी तरह से, देयर आर मेनी थिंक टैंक विद द गवर्नमेंट, बड़े बड़े ज़्यादा सोचने वाले लोग हैं, वो उनको बताएं कि कैसे काउंसलिंग किया जाए। इनको ये शिक्षकों को बताएं कि ग्रेविटेशनल लॉ को कैसे पढ़ाना है, कितना अट्रैक्टिव बनाना है, ग्रेविटेशनल लॉ क्यों आया, किस कंडीशन में आया, कैसे प्रूव किया जा सकता है, और क्या क्या कमियां हो सकती है। बच्चों को इतना अट्रैक्टिव उसको बनाएं ताकि बच्चा जाके ग्रेविटेशनल पुल के बारे में नहीं, एस्केप वेलोसिटी के बारे में सोचे, और उनसे पूछे, उस बच्चों को बोले कि कल जाके इसको क्रिटिकली देखो कि व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दिस लॉ। और वो बच्चा जाके घर में देखे कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, न्यूटन्स के थियरी को कैसे हम डिफाई कर सकते हैं, क्या क्या और ऐड कर सकते हैं। केवल बुक पढ़ाते रहे पूरे ड्यूरेशन में 1835 टू अभी तक, और हम वहीं पे हैं जहां थे। ये हुआ एक चीज। दूसरी बात कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करने वाला मैं ये बोल रहा था कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी इंपॉर्टेंट रोल। पोट्री, आर्टिस्ट, पेंटिंग, कहाँ से आएंगे ये लोग? टीचर्स की व्यवस्था करनी होगी। एक म्यूजिक टीचर होता है जो हफ्ते में एक बार क्लास लेता है 5 मिनट का, उसकी भी अरेंजमेंट लगी रहती है, कहीं ना कहीं बिजी रहता है, वो सेंसस में बिजी रहता है, किसी का कॉपी चेक कर रहा होता है, जनगणना में बिजी रहता है, एंड ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग्स। एक फिजिकल एजुकेशन का टीचर होता है जो खिलाने पे एक ही टीचर वो गोले का आकार बताता रहता है कि गोले का आकार क्या है, प्रकार क्या है, एंड ऑल दैट। ये नहीं चलेगा, इन पे ध्यान देना होगा, और इन शिक्षकों को ये जताना होगा कि आप इतना इंपॉर्टेंट हो जितना कि फिजिक्स टीचर है, आप उतना ही इंपॉर्टेंट हो जितना कि मैथ्स टीचर है। यू एज इंपॉर्टेंट एज एवरीबडी एल्स हु इज टीचिंग द गुड सब्जेक्ट, सो कॉल्ड गुड सब्जेक्ट्स। लोग बोलते हैं मैथ का टीचर बहुत अच्छा है, फिजिकल एजुकेशन का टीचर भी उतना ही अच्छा होना चाहिए, उसको उतना ही वैल्यू मिलना चाहिए। मेरे दोस्तों, ये सारी चीज़ें हैं सबसे पहला कड़ी, जिसके चलते हम लोग इस चीज़ को, एजुकेशन सिस्टम जो न्यू पॉलिसी आई है, उसको इफेक्टिव बना सकते हैं। और उसके बनाने में जितनी सारी गवर्नमेंट की कोशिश है,
उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो कड़ी है वो टीचर का है। ये रही बात इफेक्टिव बनाने की। तीसरी बात मैंने बोला था कि फूड फॉर थॉट, न्यू थॉट क्या होता है, फूड फॉर न्यू थॉट क्या होता है। इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि आपने कभी देखा है कि जब आप किसी न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाते हो तो वो बताता है कि इस चीज़ में ये चीज़ खाओ और इस चीज़ में इतनी प्रोटीन है, इतना विटामिन्स हैं और इतना मिनरल्स है, लेकिन क्या आपको ये भी बताता है कि कैसे बनाना है और कैसे खाना है? नहीं बताता है। वो कैसे बनाना है उस पदार्थ को और कैसे खाना चाहेंगे वो आपके विजडम पे डिपेंड करता है, आपके स्किल पे डिपेंड करता है और आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है। लेट्स टॉक अबाउट कि यदि एक डॉक्टर बोल रहा है कि विटामिन सी काफ़ी प्रचुर मात्रा में मिलता है आंवला में, लेकिन क्या वो बताता है कि मुरब्बा खाना है, कि अचार खाना है, कि कच्चा आंवला को नमक के साथ खाना है? नहीं बताता ना। उसी तरह से मेरे दोस्तों, इसमें फूड फॉर न्यू थॉट्स में मैं यही कहना चाह रहा हूं कि इसमें दोनों की कॉम्बिनेशन, टीचर्स एंड हमारे पेरेंट्स का कॉम्बिनेशन जरूरी है ये फूड फॉर न्यू थॉट देने के लिए। मेरे कहने का मतलब यही है कि जब छोटा बच्चा रहता है, आपके बच्चे जब बिल्कुल छोटे रहते हैं तो उसको हम लोग ट्राई करते हैं कि बोलो बेटा, पापा बोलो, मम्मी बोलो, चाचा बोलो, कुछ बोलो, बुलवाते हैं, कोशिश करते हैं बुलवाने का। लेकिन वो बच्चा जैसे ही बड़ा होता है और कुछ भी पूछता है कि अच्छा इसका मतलब क्या होता है, तो हमारे घरों में भी एंड इट्स वेरी कॉमन कि बोलते हैं कि चुप बैठ जा। और यही चुप बैठने का प्रक्रिया जो है हमारे स्कूलों में भी रहता है। टीचर्स चिढ़ जाते हैं क्वेश्चन करने पे। हमें अपने घर में और हमें अपने स्कूल में बच्चों को इतने सारे क्वेश्चनों का जवाब देना पड़ेगा, इतने सारे प्रश्नों का जवाब देना पड़ेगा जितना कि वो सेटल ना हो जाए। उनकी जो मेंटालिटी है, माइंड पावर कैपेसिटी के अनुसार जितने सारे क्वेश्चन, एक चीज को नहीं समझ में आ रहा है, सबसे नीचे पायदान पे बैठा हुआ बच्चा जो कि कमजोर है, इफ ही इज आस्किंग अबाउट 100 टाइम्स अबाउट अ प्रिंसिपल, अबाउट अ क्वेश्चन, ही शुड बी प्रॉपरली सेटिस्फाइड। उसको सेटिस्फाई करना होगा। हमें दोनों को साथ मिलके, पेरेंट्स को, टीचर्स को, इसमें गवर्नमेंट क्या करेगा, इसको अट्रैक्टिव बनाने में हम दोनों की मैकेनिज्म्स, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जैसा ही कुछ चीज़ है कि हम कुछ करें, कुछ गवर्नमेंट करे। गवर्नमेंट आके आपके बच्चों के लिए सब्जेक्ट्स को ल्यूक्रेटिव नहीं बना सकता, आकर्षक नहीं बना सकता। उसके थॉट प्रोसेस को चेंज करना या उसके थॉट प्रोसेस, न्यू आइडियाज़ के लिए हवा देना, हम ही हवा देंगे, हमारे टीचर्स देंगे, हम देंगे। हमें सारे क्वेश्चंस को एड्रेस करना सीखना होगा। वी हैव टू गिव टाइम ऑन आवर चिल्ड्रन इस काम के लिए, खिलाने के लिए नहीं। जब खिलाते हैं उस समय भी उसको फीड करना पड़ेगा कि व्हाट इज़ व्हाट। टीचर्स को बताना होगा एक प्रिंसिपल के पीछे क्या है, क्यों हुआ, कैसे होता है और क्या कमी हो सकता है। मैं ये एज ए सिंसियर सिटीज़न ये अपील करना चाहता हूँ कि अपने स्कूलों में एक इम्पोजिशन दिया जाए बच्चों को कि आज जो मैंने लॉ पढ़ाया है या मैथ्स का फार्मूला जो बताया है उसमें क्या चेंजेस हो सकते हैं। आप 5 दिन 8 दिन के बाद हर बच्चे सोच के लाएं कि व्हाट एल्स वी कैन ऐड एंड हाउ कैन वी ऐड, और क्या चेंजेस है, इसमें कमियां भी कुछ हो सकती है क्या। यही दिस इज हाउ वी कैन थिंक कि न्यू थॉट प्रोसेस प्रॉप अप करेंगे। हमें क्वेश्चन को बता के फूड न्यू थॉट प्रोसेस के लिए बच्चों में फीड करना है ताकि वो नए थॉट प्रोसेस उनमें जन्म ले, क्रिटिकल वे में चीज़ों की पढ़ाई करें, रटे नहीं केवल बुक में देख के और आइंस्टाइन और कोपरनिकस और केपलर को जानते रहें। और उनको बताना होगा कि सी लुक, यू पीपल आर एज इम्पोर्टेंट एज केपलर, आइंस्टाइन, डार्विन एंड हुज़एवर वाज द साइंटिस्ट। सारे बच्चे कैपेबल हैं, उनके पास पोटेंशियल है। हर क्षेत्र में जिसकी जो रुचि है उस क्षेत्र में हमें फीड करना होगा, फूड फीड करना होगा। यदि म्यूज़िक बच्चा चाह रहा है तो म्यूज़िक में हमें बताना होगा, हमें टीचर हायर करना होगा, हमारे म्यूज़िक शिक्षक को स्कूल में बताना होगा कि क्या होता है, राग क्या होता है, सुर क्या होता है, और वो अपना
न्यू थॉट प्रोसेस लेके आ जाएगा, उसको इम्पोजिशन दिया जाए कि अपना ट्यून बनाओ, अपना कुछ आइडियाज़ लगाओ इस म्यूज़िक में, दैट्स हाउ वी कैन गो ऑन विनिंग दिस। और इस पॉलिसी, न्यू पॉलिसी जो कि काफ़ी काबिल तारीफ़ है, इसके साथ कॉप अप कर सकते हैं मेरे दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, जय हिंद।